अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पास एजुकेशन सिस्टम। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है जिसके अंदर मैं आप लोगों के साथ फिजिक्स के एमसीक्यूज शेयर करूंगा जो नस्ट एनईटी 1 के अंदर डे 1 में जो आए हैं वो भी। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज आप लोगों से शेयर करूंगा जो जिन बच्चों का भी 23rd को टेस्ट होगा, जिन बच्चों का भी 24th को होगा, 25th को होगा, 26 नवंबर को होगा एंड सो ऑन। कमिंग डेज के लिए ये वाले जो एमसीक्यूज हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिन चैप्टर्स में से ज़्यादा एमसीक्यूज आ रहे हैं मैं उनकी आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। डियर स्टूडेंट्स, पहले मैं आपको बता दूं कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देख कर जाएं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो सेकंड ईयर फिजिक्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। सेकंड ईयर में से ज्यादा एमसीक्यूज आ रहे हैं, इसमें भी आप लोगों ने जो पहले 4 चैप्टर्स हैं वो और न्यूक्लियर फिजिक्स वाला जो चैप्टर है इसको अच्छे तरीके से करें। उसमें खुसूसन जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर है वो देख लें, साथ में अल्फा बीटा गैमा रेडिएशन को अच्छे तरीके से देख लें, इसके साथ इलेक्ट्रॉनिक्स में से लॉजिक गेट्स को देख लें। तो ये सारी चीजें मेरा बेटा आप लोगों ने देख कर जानी है। फर्स्ट ईयर फिजिक्स की अगर मैं बात करूं तो सिंपल हार्मोनिक मोशन वाला चैप्टर, थर्मोडायनेमिक्स वाला, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सिंपल हार्मोनिक मोशन की मैं आपको अच्छी खासी प्रैक्टिस करवाता हूं कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों के कमिंग डेज में आ सकते हैं। आप लोगों ने खुद को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। अब मेरा बेटा हम स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन। तो अगर आप टाइम पीरियड पेंडुलम का फार्मूला देखते हैं 2 पाई अपॉन लेंथ ओवर जी, तो टाइम पीरियड लेंथ पे भी डिपेंड कर रहा है और जी ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे भी। तो आप देख सकते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, लेंथ ऑफ पेंडुलम, तो ये दोनों ठीक है। तो इसलिए जो बेस्ट ऑप्शन है वो बोथ बी एंड सी। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट। अब आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो इसमें अब आप देखें, if the value of g is made g by 16, what will be the effect on the time period of a pendulum? तो टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम का फार्मूला अगर आप देखें, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, तो जो टाइम पीरियड होता है वो g अंडर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब मेरे बेटा आप देखें कि g को आप कर रहे हैं g बाई 16, कितना हो रहा है g बाई 16, ठीक है। तो ये अब आप देखते हैं 16 का अंडर रूट 4 होता है और ये बटे का बटा 4 ऊपर चला जाएगा। तो जो हमारे पास पेंडुलम का टाइम पीरियड है मेरे बेटा वो 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगा। वो हमारे पास कितना हो जाएगा? 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि टाइम पीरियड का और पेंडुलम का रूट के साथ इनवर्स रिलेशन है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में वो हमें कहता है कि एक वाइब्रेटर है, वो 25 वेव्स प्रोड्यूस करता है 5 सेकंड्स के अंदर। व्हाट इज इट्स टाइम पीरियड? तो मेरे बेटा अब आप देखो 1 सेकंड में कितनी वेव्स पैदा होती हैं, वो आप क्या काम करोगे कि 25 को डिवाइड कर देंगे 5 से, तो हमारे पास 1 सेकंड के अंदर 5 वेव्स पैदा हो रही हैं। तो 1 सेकंड में जितनी वेव्स पैदा होती हैं डेट इज फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास 5 हर्ट्स है और टाइम पीरियड हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है। तो अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्स है तो टाइम पीरियड 1/5 हो जाएगा, जो कि हमारे पास सी ऑप्शन में मौजूद है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स, हम मूव करते हैं सिंपल हार्मोनिक। जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है ना ये मैं आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस करवाऊंगा इसी टाइप के, और यही क्वेश्चंस आपको इसमें रिपीट होते नजर आएंगे। एक चीज याद रखें, फर्स्ट ईयर फिजिक्स में सिंपल हार्मोनिक मोशन, थर्मोडायनेमिक्स, यंग डबल स्लिट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी आपने चीजें देख कर जानी है, खुसूसन साइडेड टेबल नहीं आपने छोड़ने। अब इसमें डियर स्टूडेंट्स आप देखें, अ स्प्रिंग इन सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर ऑसिलेट्स करता है -a और a के दरमियान, ठीक है। द विद टाइम पीरियड t है उसका। इफ द स्प्रिंग स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजीशन, मीन पोजीशन से शुरू करता है और मूव टुवर्ड्स a और a की तरफ जाता है, एट व्हाट टाइम विल इट बी अ डिस्टेंस ऑफ a/2 फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन? तो मीन पोजीशन से वो एम्पलीट्यूड के हाफ डिस्टेंस तक कब जाएगा? मेरे बेटा आप लोगों ने याद रखना है, सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो जर्नल इक्वेशन है हमारे पास वो होती है x इक्वल टू एक्स नॉट साइन थीटा, ठीक है। थीटा को मैं ओमेगा टी भी कह देते हैं, ठीक है। ये अब हमारे पास है और इसमें अब हमें पता है एक्स नॉट हमारे पास एम्पलीट्यूड होता है, ठीक है मेरा बेटा, जिसको उसने ए कहा हुआ है। तो यहां से वो आपसे पूछ रहा है कि वो मीन पोजीशन से शुरू हो रहा है, तो वो एम्पलीट्यूड फर्क करें इधर तक था ए, इसको मैं एक्स नॉट भी कह लेता हूं। तो इसके हाफ तक, एम्पलीट्यूड के हाफ तक पहुंचने में मीन पोजीशन से उसको कितना टाइम लगेगा, ये क्वेश्चन है। तो यहां से अब आप देखें जो डिस्टेंस है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन वो एम्पलीट्यूड का हाफ होना चाहिए। तो मैं इसमें यही कंडीशन अप्लाई करता हूं, x0/2 में लिख देता हूं x की जगह। आगे ये वाली जो इक्वेशन है वो मैं एज इट इज लिखता हूं x0 साइन ओमेगा टी।
यहां से मेरे बेटा एक्स नॉट से कट जाएगा। जब एक्स नॉट से कट जाएगा तो आगे अब आप देखें यहाँ पे हमारे पास क्या बचा 1/2 और इधर रह जाएगा साइन ओमेगा टी। ये साइन उधर 1/2 में जाके क्या हो जाएगा इनवर्स। तो साइन इनवर्स हमारे पास कितना होता है साइन 30 डिग्री में 1/2 होता है तो इसको हम कहते हैं पाई/6। और इधर हमारे पास क्या था ओमेगा टी। ओमेगा को मैं लिख सकता हूँ 2 पाई। ओमेगा को बेटा मैं लिख सकता हूँ 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड और मल्टीप्लाई बाय साथ ये वाला टी। मैंने ओमेगा की जगह पे क्या लिख दिया 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड। अब मेरे बेटा देखो ये पाए पाए से कट जाएगा। आपका टारगेट है अपने टाइम निकालना है कि मीन पोजीशन से एम्पलीट्यूड के हाफ डिस्टेंस तक उसको कितना टाइम लगेगा। तो ये टी डिवाइड हो रहा उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो ये मेरे पास बन जाएगा t/6 इक्वल टू 2t। हमें तो t चाहिए, ये 2 भी नीचे जाके इसमें डिवाइड हो जाएगा। तो फाइनल आंसर आपके पास आ जाएगा t/12। ठीक है, तो यहां से मेरा बेटा अब आप देख सकते हैं कि आप लोगों ने किस तरह से इन क्वेश्चंस को। और एक और बड़ी चीज होती है कि आपसे वो टाइम क्या, दिस इज द टाइम t/2 द स्प्रिंग विल बी एट अ डिस्टेंस ऑफ a/2 फ्रॉम द मीन पोजीशन। तो ये वाला मेरा बेटा आप लोगों ने याद रखना है हमारे पास कि हमें जो t/12 है वो वाला लगेगा टाइम। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक अब आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम किसी किस्म का नहीं बनेगा। और अगर आप लोगों से वो अब मेरा बेटा आप देख सकते हो ना कि यहाँ पे बेसिकली उसने टाइम्स की फॉर्म में आपको ऑप्शंस देने थे। तो इनमें जो राइट ऑप्शन है वो आप लोगों के पास t/12 है। ये अब आप लोगों को आई होप के क्लियर हो गया कि किस तरह से वो टाइम निकालना है। अच्छा जी, अब मैं बेटा नेक्स्ट अगर मूव करता हूँ, ठीक है, अब मैं अगर नेक्स्ट मूव करता हूँ तो यहां से वो बता रहा है कि एक आपके पास एक्सट्रीम पोजीशन है 10 सेंटीमीटर, दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन है 40 सेंटीमीटर। तो मैक्सिमम वेलोसिटी जो है स्प्रिंग की वो कितनी होगी, ये वो उसकी लिमिट उसने बता दी हुई है। ठीक है, तो वेलोसिटी मेरा बेटा मैक्सिमम होती है मीन पोजीशन पे, ये याद रखें। एट मीन पोजीशन हमारे पास वेलोसिटी क्या होती है, मीन पोजीशन पे जो वेलोसिटी है हमारे पास वो क्या होती है मैक्सिमम। ये चीज आपने नोट रखनी है। और मीन पोजीशन कैसे निकालते हैं, जब दो एक्सट्रीम पोजीशन गिवन हो। तो इसमें भी आपने याद रखना है कि दो एक्सट्रीम पोजीशन अगर आपको गिवन है, जैसे एक 10 सेंटीमीटर गिवन है और दूसरी 40 सेंटीमीटर, तो जो मीन पोजीशन मेरा बेटा होती है ना, मीन पोजीशन जब दो एक्सट्रीम पोजीशन आपको गिवन हो, ठीक है, तो वो बेसिकली मिड पॉइंट होती है। दो एक्सट्रीम पोजीशन आपको गिवन है तो उनका अगर आप मिड पॉइंट निकालते हैं तो वो आपके पास मीन पोजीशन आ जाएगी। ये चीज याद रखनी है। अब एक 10 सेंटीमीटर एक 40 सेंटीमीटर है, तो 10 के अंदर आप 40 को ऐड करेंगे, दो पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 25 सेंटीमीटर। तो ये जो 25 सेंटीमीटर ये आपने मीन पोजीशन निकाल लिया। और वो पूछ रहा था मैक्सिमम वेलोसिटी किस डिस्टेंस पे होगी। तो हमें पता था कि मीन पोजीशन के ऊपर वेलोसिटी मैक्सिमम होती है और दो एक्सट्रीम पोजीशन गिवन थी तो उनका मिड पॉइंट निकाल के हमने मीन पोजीशन निकाल ली। तो 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस के ऊपर हमारे पास जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम होगी। आगे मेरे बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहते हैं कि सेकंड पेंडुलम क्या होता है। याद रखें जो एक होता है सिंपल पेंडुलम, एक होता है सेकंड पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो 1 सेकंड होता है और जो हमारे पास सेकंड पेंडुलम है वो एक वाइब्रेशन 2 सेकंड में कंप्लीट करता है। तो इसका मतलब जो हमारे पास सेकंड पेंडुलम है उसका टाइम पीरियड 2 सेकंड होगा। सेकंड पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी मेरे बेटा 1/2 होती है। ठीक है, और इसी तरह अब आप लोगों ने सेकंड पेंडुलम की लेंथ निकालनी है कि वो कैसे होगी। ये अब आप लोगों को मैं असाइनमेंट दे रहा हूँ। सेकंड पेंडुलम की आप लोगों ने लेंथ निकालनी है, वो वही वाला फार्मूला आप यूज कर सकते हैं 2 पाई अपॉन L अपॉन G। ये L आप लोगों ने निकालना है, G आपको पता है, T की जगह आपने 2 सेकंड पुट कर लेना है। तो ये सेकंड पेंडुलम की लेंथ को भी आपने याद रखना है, ये भी वो आप लोगों से क्वेश्चन में पूछ सकता है। आगे मेरे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में वो आपको कहता है द मोशन ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। एक पार्टिकल है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है और उसकी इक्वेशन उसने आपको बताई हुई है x = 0.01 साइन, आगे हमारे पास आ जाती है 100 पाई टी। ठीक है, तो अगर आप इसको कंपेयर करते हैं x = x0 साइन ओमेगा टी से, ठीक है, ओमेगा टी से, तो ओमेगा की जगह पे 100 पाई है, x0 की जगह पे 0.01 है। हमने निकालना है टाइम पीरियड। तो मैं क्या कम करता हूँ ओमेगा और ये तो टी में रहने देता हूँ। 100 पाई बेसिकली ओमेगा की इक्वल है तो ओमेगा को मैं रखता हूँ 100 पाई के इक्वल। अब मुझे पता है ओमेगा होता है 2 पाई एफ। ठीक है, तो यहाँ से 100 पाई, ये पाई इस पाई से कैंसिल हो जाएगा तो 2f मेरे पास 100 आएगा। इट इम्प्लाइज मेरे पास फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी 50 हर्ट्ज। तो बेटा जब मेरे पास फ्रीक्वेंसी आ गई है 50 हर्ट्ज, ठीक है, तो यहां से अब आप देख सकते हैं मैं टाइम पीरियड निकाल सकता हूं। टाइम होता है 1/50। टाइम पीरियड क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड बेटा मेरे पास क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रीक्वेंसी। तो 1/50 करेंगे तो ये आपके पास 0.02 सेकंड आएगा। कितना आ जाएगा 0.02 सेकंड। तो यहां से अब आप देख सकते हैं ये सी हमारे पास इसका राइट आंसर है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी बड़ा आसान है, इसमें वो कहता है लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम की कितनी हो रही है, 6 टाइम्स हो रही है और जी रिड्यूस हो रहा है 3 टाइम। तो टाइम पीरियड कितना होगा? तो टाइम पीरियड पेंडुलम का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, एल अपॉन जी अंडर रूट। तो पेंडुलम की जो लेंथ है वो कितने टाइम इंक्रीज हो रही है? 6 टाइम। तो लेंथ को अगर मैं इंक्रीज कर देता हूँ मेरा बेटा 6 टाइम, और जो जी है मेरे पास वो रिड्यूस हो रहा है 3 टाइम, यानी जी बाई 3, तो ये बटे का बटा 3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये मेरे पास बचेगा। ठीक है, तो बेसिकली जो मेरे पास न्यू टाइम पीरियड बनेगा वो 18 अंडर रूट टाइम इंक्रीज हो रहा होगा। ठीक है, जो न्यू टाइम पीरियड बनेगा वो अंडर रूट 18 टाइम्स इंक्रीज हो रहा हो। ठीक है, तो ये 18 अंडर रूट टाइम ये हमारे पास इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, इंक्रीज बाय 18 अंडर रूट टाइम, तो ये आ जाएगा इसका अल्फा ऑप्शन। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम मूव करते हैं। इसमें वो हमसे पूछ रहा है टोटल एनर्जी पेंडुलम की 50 जाउल है। व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी एट मीन पोजीशन? तो मीन पोजीशन पे सारी की सारी एनर्जी जो है, जो काइनेटिक एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी मीन पोजीशन पे 0 होती है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। तो इसका मतलब जो टोटल एनर्जी है वो किसकी इक्वल होगी? काइनेटिक एनर्जी के। अब अगर टोटल एनर्जी 50 जाउल है तो काइनेटिक एनर्जी भी कितनी हो जाएगी हमारे पास? 50 जाउल, क्योंकि अंदर पोटेंशियल एनर्जी तो होगी नहीं इसमें। अब जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम मूव करते हैं। इसमें वो बता रहा है कि अगर हमने लेंथ पेंडुलम की फोर टाइम जी का कर दिया तो टाइम पीरियड कितना होगा? यानी कि आपके पास टाइम पीरियड पेंडुलम का होता है ना लेंथ अपॉन जी, तो जो लेंथ है वो जी का 4 टाइम हो गई है। तो इट इम्प्लाइज आपके पास 2 पाई, लेंथ की जगह पे क्या आ जाएगा? 4 जी ओवर जी। तो ये जी जी से कट जाएगा तो 4 अंडर रूट 2 हो जाएगा, 2 पाई से मल्टीप्लाई होके 4 पाई। तो हमारे पास टाइम पीरियड कितना हो जाएगा इसका? 4 पाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा अगर आप देखते हैं ना तो हमारे पास जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो कितना है? 2, और डिस्प्लेसमेंट कितना है? 2। डिस्प्लेसमेंट ये इसको आप एम्पलीट्यूड कह लो, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। तो टोटल एनर्जी हमारे पास होती है सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब जो आपसे वो टोटल एनर्जी पूछ, बेसिकली वो सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इनडायरेक्टली आपसे टोटल एनर्जी पूछ रहा है। टोटल एनर्जी का फार्मूला मेरे पास बेटा होता है हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर। अब आप देखो हाफ के स्प्रिंग कांस्टेंट आपको कितना गिवन है? 2। डिस्प्लेसमेंट आपको कितना गिवन है? 2। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 2 से कट जाएगा, तो ये 4 जाउल आपके पास आंसर आएगा जो कि सी ऑप्शन में मौजूद है। तो ये फार्मूलाज और ये सारी चीजें आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। आगे वो कहता है जर्नल इक्वेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन की हमें ये गिवन है। ठीक है, एक्स टी इक्वल टू ए एम्पलीट्यूड है साइन ओमेगा टू, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ ओमेगा टी। ओमेगा टी की जी हमने वैल्यू निकालनी है, एक्स टी भी हमें गिवन है और ए भी गिवन है। इंतहाई सिंपल क्वेश्चन है। ये इक्वेशन मैं आपके सामने दोबारा लिखता हूँ, साइन ओमेगा टी। इसमें से हमने फाइंड आउट क्या करना है जी? ओमेगा टी। एक्स टी आपको कितना गिवन है? 71, उसकी जगह 71 लिखे। ए आपको कितना गिवन है? 100, साथ आ जाएगा साइन ओमेगा टी। अब ये 100 71 से जाके डिवाइड कर दें और इधर रह जाएगा जी साइन ओमेगा टी। यहाँ से बेटा 100 को 71 को 100 से डिवाइड करोगे तो ये 0.7 आएगा, इधर रह जाएगा जी साइन ओमेगा टी। और आप ओमेगा टी इधर ही रहने दें, साइन उधर जाके क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स 0.7। और ये 0.7 हमारे पास साइन किस एंगल में होता है? ये मेरा बेटा हमारे पास 45 डिग्री पे होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो 45 डिग्री है। आई होप मेरा बेटा अभी आप लोगों को फुल क्लियर हो रहे हैं, कोई भी इनमें कंफ्यूजन नहीं बने। मैं अगेन आपको कह रहा हूं, देखिए मैं आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी मैं अब आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। इसमें जो डे 1 में एमसीक्यूज आए हैं वो भी इंक्लूडेड है, आने वाले डेज में भी आपको इसी चैप्टर के इन्हीं एमसीक्यूज में से ही नजर आएंगे। इसी तरह मैं आप लोगों को जो बाकी चैप्टर्स हैं वो सारे भी करवा दूंगा। अच्छा, अब मेरा बेटा आगे, अब अगर मैं आपको लेकर चलता हूं इस क्वेश्चन में, अब आप देखें ऑन इंक्रीजिंग द स्प्रिंग कांस्टेंट -4 टू 4 टाइम, ये 4 टाइम्स है वैल्यू। अच्छा, स्प्रिंग कांस्टेंट, अगर आप बेटा स्प्रिंग कांस्टेंट देखते हो ना तो आपको पता है एफ इक्वल टू के एक्स होता है, और यहाँ से के अगर आप देखो तो ये एफ अपॉन एक्स आएगा। इट इम्प्लाइज के स्प्रिंग कांस्टेंट और लेंथ का इनवर्स रिलेशन है। ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट इनवर्स का एक तो ये रिलेशन भी आप याद रखें, मगर इधर वो आपसे क्या डिमांड कर रहा है? वो पूछ रहा है कि अगर स्प्रिंग कांस्टेंट 4 टाइम बढ़ा दिया है तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? ये टाइम पीरियड। तो मैथ स्प्रिंग सिस्टम का टाइम पीरियड, ये रिलेशन भी याद रखें, आगे यूज होगा। मैथ स्प्रिंग सिस्टम का टाइम पीरियड होता है 2 पाई अपॉन एम ओवर के। तो टाइम पीरियड का मैं स्प्रिंग कांस्टेंट के अंडर रूट के साथ इनवर्स रिलेशन है। अगर ये 4 टाइम करेंगे तो टाइम पीरियड 4 का अंडर रूट, स्प्रिंग कांस्टेंट 4 टाइम होगा, 4 का रूट 2 हो जाएगा, तो हमारे पास जो टाइम पीरियड है वो हाफ हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ना, आप स्प्रिंग कांस्टेंट 4 टाइम बढ़ाते हो तो ये 1/2 हो जाएगा, 4 अंडर रूट से बाहर आके 2, तो 1/2, तो टाइम पीरियड हमारे पास हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास कौन सा ऑप्शन राइट बन रहा है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हमारे पास राइट बन रहा है ये आपने देखना है कि अगर तो ऑन इंक्रीजिंग द स्प्रिंग कांस्टेंट टू 4 टाइम, स्प्रिंग कांस्टेंट को 4 टाइम करता है तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? हाफ।
कितना हो जाएगा हाफ। हाँ, अगर इसी क्वेश्चन में वो कह देता मैथ 4 टाइम हुआ है, तो यहां से टाइम पीरियड हमारे पास इस ऑप्शन को ठीक कर ले, हाफ आएगा। हाँ, अगर वो कह देता ना कि मैथ 4 टाइम हो रहा है, तो फिर ऊपर मैथ 4 टाइम 4 अंडर रूट 2 हो जाना, तो टाइम पीरियड फिर डबल हो जाना था, फिर बीटा राइट आंसर होना था। अगर इस क्वेश्चन में वो कह देता कि मैथ 4 टाइम हो रहा है। चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। इसमें वो कह रहा है व्हाट विल बी द टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम इफ लेंथ उसकी 5 टाइम इंक्रीज हो जाए और जी 1/5 हो जाए। तो मेरे बेटा आप देख सकते हो टाइम पीरियड पेंडुलम का 2 पाई अपॉन L/G अंडर रूट होता है। तो अगर यहाँ पे मैं अब क्या काम करता हूँ, उसकी लेंथ को मैं कितना कर रहा हूँ, 5 टाइम्स। ठीक है, लेंथ को मैंने 5 कर दिया और जी को मैंने कितना कर दिया है, 1/5। ठीक है, और बाहर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 पाई। तो यहाँ से अब ये बटे का बटा 5 ऊपर चला जाएगा, तो ये बेसिकली अंदर आपके पास 25 × L/G रूट। तो यहाँ से 25 का अंडर रूट 5, तो 5 टाइम्स आप लोगों के पास जो इसका है ना टाइम पीरियड, वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 5 टाइम। तो ये मेरा बेटा इस तरह आप लोगों ने इन चीजों को देखना। सिंपल हार्मोनिक मोशन में हम आपको बड़ी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, इससे बाहर आपका कोई भी एमसीक्यूज नहीं होगा, इसी तरह के होंगे। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजीशन, वी नो दैट एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर मेरा बेटा काइनेटिक एनर्जी होती है 0। ठीक है, और मीन पोजीशन के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है। मीन पोजीशन के ऊपर क्या चीज 0 होती है, पोटेंशियल एनर्जी। और जो टोटल एनर्जी है वो कांस्टेंट रहती है, चाहे एक्सट्रीम पोजीशन हो चाहे मीन पोजीशन हो, सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक और पोटेंशियल जो है ये फ्लक्चुएट करती हैं। ठीक है, तो इसका आएगा 0। एक्सट्रीम पोजीशन पे वो रुक जाती है ना, ऑसिलेट करती बॉडी थोड़ा सा, इसलिए 0। अच्छा, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस। बिल्कुल, जितना स्ट्रेस अप्लाई करेंगे उतना स्ट्रेन यानी एक्स पैदा होगा। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है हमारे पास। आगे जी देखिए, डैम्पिंग के अंदर एनर्जी डेसिपेट होती है। कोई भी डैम्पिंग सिस्टम है, इसका मतलब है कि बॉडी ऑसिलेट कर रही है तो उसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो रहा है। आप उसकी ऑसिलेशंस के रास्ते में रुकावट डाल रहे हैं, एयर रेजिस्टेंस जिस तरह होती है, तो उस वजह से उस ऑसिलेट करते बॉडी की ऑसिलेशंस कम होती हैं ड्यू टू एयर फ्रिक्शन। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डैम्पिंग। आगे मेरे बेटा नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज आती है, सिंपल पेंडुलम सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग ऑफ अ लिफ्ट हैज टाइम पीरियड टी व्हेन द लिफ्ट इज इन अब व्हेन द लिफ्ट फॉल फ्रीली। अच्छा, अब वो कह रहा है कि वो एक लिफ्ट के अंदर सिंपल पेंडुलम जा रहा है और अगर वो लिफ्ट जो है वो फ्री फॉल करेगी, तो मेरे बेटा आपको पता है जब वो फ्री फॉल करेगी नीचे आएगी ना, तो W-T अगर मैं करता हूँ तो ये नेट फोर्स पैदा करेगा। अब रिमेंबर थिंक कि वो फ्री फॉल कर रही है, WmG होता है -T, और ये हमारे पास नेट फोर्स Ma होती है, मगर फ्री फॉल करते हुए एक इसकी इक्वल हो जाएगा G के। तो ये मेरे बेटा mg-T=mg, तो ये -T उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो T=mg-mg, तो ये हमारे पास 0। मतलब हमारे पास उसका जो इफेक्टिव जो उसका हमारे पास T है वो 0 आएगा। इसका मतलब ये है कि उसका जो इफेक्टिव एक्सेलरेशन है हमारे पास बेटा वो क्या आएगा, 0 आएगा। मतलब ये कि उसमें एक्सेलरेशन क्या होगा, 0। अगर जब भी कोई बॉडी फ्री फॉल कर रही होगी तो बेस्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है कि उसका एक्सेलरेशन 0 होगा और वो वेटलेसनेस की कैफियत में होगी। आगे मेरे बेटा नेक्स्ट देखिए, तो इफ द स्प्रिंग इज हाफ द न्यू स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ ईच पार्ट विल बी। अब स्प्रिंग हाफ, ये वही कॉन्सेप्ट है, उसला क्या कहता था, F=KX, के किसकी इक्वल आ जाएगा, F/X। मतलब ये कि स्प्रिंग कांस्टेंट का लेंथ के साथ इनवर्स रिलेशन है। अब देखो ना, स्प्रिंग कांस्टेंट को आपने हाफ कर दिया। फॉर एग्जांपल पहले उसकी लेंथ थी x, जब आपने उसको हाफ किया तो आपने उसकी लेंथ x को क्या कर दिया, हाफ, और स्प्रिंग कांस्टेंट कितना हो जाएगा, डबल, क्योंकि स्प्रिंग कांस्टेंट का और उसकी लेंथ का आपस में क्या रिलेशन है, इनवर्स। तो ये बेटा इस तरह से आप लोगों को ये सारी चीजें आपने करके जानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस मस्ट व्हेन अ वेव चेंज इट्स मीडियम। तो याद रखें, फ्रीक्वेंसी जो होती है ये सोर्स पे डिपेंड करती है, ये तो चेंज नहीं होती। वेवलेंथ और स्पीड का इन्वर्स रिलेशन है। जब भी हमारे पास जो हमारे पास ये वेव है वो मीडियम चेंज करेगी तो उसकी स्पीड मस्ट चेंज होगी, साथ वेवलेंथ भी चेंज होगी, मगर वो ऑप्शन में नहीं, तो स्पीड हमारे पास राइट आंसर है। उसके बाद मेरे बेटा नेक्स्ट वो कहता है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या चीज कंजर्व रहती है। तो ये आप बताएं जी, सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या चीज कंजर्व रहती है। ठीक है, टोटल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होती है, मीन पोजीशन पे मैक्सिमम एक्सट्रीम पे 0 हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी भी एक्सट्रीम से मीन पे जाते हुए 0 हो जाती है। तो टोटल एनर्जी जी हमेशा कांस्टेंट रहती है। ठीक है, इसको नोट रखना। ये मैं बेटा सिंपल हार्मोनिक मोशन में से काफी एमसीक्यूज आते हैं, तो इंशाल्लाह इस चैप्टर में आपको प्रॉब्लम नहीं बनेगा। अब नेक्स्ट में वो कहता है व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इफ द लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज हाफ एंड वैल्यू ऑफ ग्रेविटी इज डबल। तो फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड होता है ना हमारे पास 2 पाई अपॉन L/G अंडर रूट, ये होता है। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 1/2 पाई, और L/G को क्या कह देना है, G/L। अब यहां से आप देखें इफ द लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज हाफ,
तो लेंथ हमारे पास कितनी हो गई है हाफ। अगर लेंथ हमारे पास कितनी हो गई है हाफ और वैल्यू ऑफ जी कितनी हो गई है डबल और लेंथ कितनी हो गई है हाफ, तो बटे का बटा 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा, 4 अंडर रूट से बाहर आके 2, तो फ्रीक्वेंसी आप लोगों की डबल हो जाएगी। समझ आई या नहीं? फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी हो जाएगी? डबल हो जाएगी। उसके बाद जी नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखें, ट्रांसफर वेव्स कैन ट्रांसफर देयर एनर्जी, तो ये सॉलिड्स के अंदर करती है, मीडियम चाहिए होता है। व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ साइन ओमेगा टी, तो बेटा याद रखो टाइम पीरियड हमारे पास होता है 2 पाई अपॉन ओमेगा, और ये ऑप्शन में हमें कहीं भी नहीं नजर आ रहा, तो हम क्या लिखेंगे जी? नन ऑफ दीज। इसका हम क्या लिखेंगे? नन ऑफ दीज। यहां तक हो गया क्लियर? कोई कंफ्यूजन? अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, इन सिंपल हार्मोनिक मोशन विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स कांस्टेंट, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है, पोटेंशियल एनर्जी भी कांस्टेंट होती है, एक्सट्रीम पोजीशन पे मैक्सिमम है कांस्टेंट है, काइनेटिक एनर्जी मीन पोजीशन पे मैक्सिमम है कांस्टेंट है, तो ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर है ये डेल्टा। उसके बाद मेरे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है कि इफ मास अटैच टू अ स्प्रिंग एंड द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ अ स्प्रिंग आर डबल देन द रिजल्टिंग टाइम पीरियड। ठीक है, अब उसने कहा दिया है कि हमने मैस अटैच टू अ स्प्रिंग, द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ अ स्प्रिंग इज डबल, तो देखो ना टी किसके इक्वल होता है? 2 पाई इंटू एम ओवर के। तो यहां से अभी मैंने आपको बताया था कि टाइम पीरियड का के अंडर रूट के साथ इनवर्स रिलेशन है, के डबल करोगे तो हमारे पास टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? बताएं जी, बताएं जी। अब इसका आप लोगों ने आंसर करना है। ठीक है, क्या होगा? अच्छा, इसमें वो कह रहा है कि मैस को भी डबल करना है और स्प्रिंग कांस्टेंट के भी, दोनों डबल कर रहा है, मैस भी डबल कर रहा है, स्प्रिंग कांस्टेंट भी डबल कर रहा है, तो ये डबल डबल से कट जाएगा, टाइम पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर सिंपल स्प्रिंग कांस्टेंट डबल करता तो फिर 1/2 अंडर रूट टाइम डिक्रीज हो जाना था। आगे मेरे बेटा इस क्वेश्चन में देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियोज विल द काइनेटिक एनर्जी बी जीरो, मैक्सिमम हाइट पे जब हम कोई ऑब्जेक्ट फेंकते हैं तो मैक्सिमम हाइट पे जाके वी जीरो हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी भी जीरो। एक्सट्रीम पोजीशन पे आपको पता है कि वेलोसिटी जीरो होने की वजह से यहाँ पर भी काइनेटिक एनर्जी जीरो। एम्पलीट्यूड ऑफ ए मैस स्प्रिंग सिस्टम, एम्पलीट्यूड ऑफ मैस स्प्रिंग सिस्टम भी बेसिकली एक्सट्रीम पोजीशन या वहां पर भी वेलोसिटी जीरो तो काइनेटिक एनर्जी जीरो, तो इन तमाम सिनेरियोज के अंदर काइनेटिक एनर्जी हमारे पास जीरो होती है। आगे जी वो कहता है, पेंडुलम इज प्लेस्ड एट लाहौर मरी एंड केटू, एट विच लोकेशन विल द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सिंपल पेंडुलम बी मैक्सिमम। मेरा बेटा आप जितना भी सी लेवल से ऊपर हाइट पे जाते जाएंगे ना तो जी की वैल्यू कम होती जाएगी, जितना आप नीचे आएंगे सेंटर की तरफ जी बढ़ेगा। तो अब आपसे वो फ्रीक्वेंसी पूछ रहे हैं सिंपल पेंडुलम की, और इसका रिलेशन होता है 1/2 पाए एल ओवर जी अंडर रूट। ठीक है, तो इसका अब आप देख सकते हैं पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है ना 2 पाई एल ओवर जी अंडर रूट, तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी जी ऊपर चला जाएगा, लेंथ नीचे आ जाएगी, तो फ्रीक्वेंसी का जी के अंडर रूट के साथ इनवर डायरेक्ट रिलेशन है पेंडुलम की। देखो ना टाइम पीरियड क्या होता है? 2 पाई अपॉन एल, ठीक है, 2 पाई अपॉन एल ओवर जी, तो इसका रेसिप्रोकल कर दो तो वो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। टाइम पीरियड का जी के रूट के साथ इनवर्स रिलेशन है, जबकि फ्रीक्वेंसी का जी के रूट के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। अब मरी हाइट पे है, के टू हाइट पे है, वहां पे जी की वैल्यू कम होगी, फ्रीक्वेंसी कम होगी, मगर लाहौर चूंकि नीचे होता है तो इस वजह से हमारे पास इसकी जो जी की वैल्यू ज्यादा होगी, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी हमारे पास क्या होगी? ज्यादा। ये बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको करवा रहा हूँ, बड़ी तवज्जो से समझें। अब बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जिसमें वो कहता है कि अगर लेंथ हमने सिंपल पेंडुलम का इंक्रीज कर दिया 4 टाइम, व्हाट विल बी द इफेक्ट्स ऑन इट्स फ्रीक्वेंसी। तो ये देखें अब कितने इसमें से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, यही सेम चीजें आप लोगों से बार बार पूछी जाएंगी, तो इनको अच्छे से तैयार कर लें। फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होती है, तो आप देख सकते हैं फ्रीक्वेंसी का लेंथ के रूट के साथ इनवर्स रिलेशन है। अब वो कह रहा है लेंथ सिंपल पेंडुलम की इंक्रीज हुई है 4 टाइम, तो 4 का रूट लेंगे तो 2 आ जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास हाफ हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी मेरा बेटा हमारे पास कितनी हो जाएगी? हाफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहा है कि एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसको ठीक कर लेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स, तो हमें पता है कि अगर कोई भी बॉडी, जैसे आप फॉर एग्जांपल ये मैस स्प्रिंग सिस्टम है, तो आप इस मैस को जब स्ट्रेच करते हो आप राइट साइड पे, तो ये इसकी पोजीशन हमेशा इसकी मीन पोजीशन की तरफ होती है। रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा एसएचएम करती है, बॉडी को मीन पोजीशन की तरफ लेकर आती है, तो जिधर रिस्टोरिंग फोर्स है उधर ही एक्सेलरेशन भी होता है, तो एक्सेलरेशन हमेशा एसएचएम करती बॉडी का मीन पोजीशन की तरफ होता है, क्योंकि एक्सेलरेशन हमारे पास ये इसका रिलेशन है। अच्छा मेरा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम मूव करते हैं। वो कहता है कि एक ब्लॉक है, उसका मैस है 2 kg, वो अटैच है एक आइडियल स्प्रिंग के साथ, ठीक है, उसका स्प्रिंग कांस्टेंट भी उसने बता दिया है। आगे ये ब्लॉक है हमारे पास, ब्लॉक इज एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, एन इंपल्सिव फोर्स एक्ट्स ऑन द ब्लॉक giving it an initial speed of 2 मीटर पर सेकंड, फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टिंग ऑसिलेशन, तो रिजल्टिंग ऑसिलेशन का हमने एम्पलीट्यूड निकालना है, ठीक है।
तो यहाँ से मेरा बेटा अगर आप देखते हैं ना, ये भी बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कोई इसमें वो नहीं। आपको पता है कि एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर हमारे पास क्या चीज होती है? एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर आप लोगों के पास जो चीज मैक्सिमम होती है वो काइने मेन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, और एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर आप लोगों के पास पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो अब बेसिकली इस क्वेश्चन पे भी ना आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करना है। कौन सा लॉ अप्लाई करना है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है मेरा बेटा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या आपको कहता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपको यही कहता है कि मीन पोजीशन, जो टोटल एनर्जी मीन पोजीशन पे है, जो टोटल एनर्जी आप लोगों की मीन पोजीशन पे है, वो इक्वल होगी टोटल एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, तो ये अब हम इस पे अप्लाई करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, कोई इसमें इतनी मुश्किल चीज नहीं है। अब एक्सट्रीम, अब बेटा अगर आप देखते हो ना, तो जो टोटल एनर्जी मीन पोजीशन पे है, ठीक है, अब हमें पता है कि मीन पोजीशन के ऊपर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगी, पोटेंशियल तो जीरो होगी मीन पोजीशन पे, और एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर हमारे पास क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, अब आपको पता है काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर, ये हमारे पास होता है। ठीक है, ये अब आप लोगों ने बेटा नोट रखना है, और इसी के अकॉर्डिंग ही मैं आप लोगों को अब ये क्वेश्चन करवाता जाऊंगा। 1/2 से कैंसिल हो जाएगा। यहां से अब मेरे बेटा देखो, आप एम वी स्केयर किसकी इक्वल आ जाएगा? के एक्स नॉट का स्केयर। तो आप लोगों ने निकालना क्या चीज है? हमसे वो पूछ के आ रहा है एम्पलीट्यूड। ठीक है, हमसे पूछ के आ रहा है वो एम्पलीट्यूड पूछ रहा है, तो एम्पलीट्यूड को हम लोग साइड पे करेंगे और आगे कैलकुलेशंस करेंगे। तो मैं ये एम वी स्केयर के नीचे के को भी डिवाइड कर देता हूँ और एम्पलीट्यूड में इधर ही कर देता हूँ। तो यहाँ से अब आप देखो, एम मेरे पास कितना था? 2 kg, और वेलोसिटी मेरे पास कितनी थी? 2 का स्केयर करूंगा 4, और नीचे मेरे पास स्प्रिंग कांस्टेंट कितना था? 200। ये इक्वल आ जाएगा एक्स नॉट के स्केयर के, और ये बन जाएगा 8/200 इक्वल टू एक्स नॉट का स्केयर। और यहां से मेरा बेटा अब अगर मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करता हूं, तो यहां से देखो इसको काट दो, ये हमारे पास 4/100 बन जाएगा इक्वल टू एक्स नॉट का स्केयर। दोनों तरफ आप रूट लेंगे तो आपके पास ये 2/10 बनेगा इक्वल टू एक्स नॉट, और ये हमारे पास बन जाएगा 0.2। ठीक है, 0.2 हमारे पास इसका एम्पलीट्यूड का आंसर आएगा। आई होप आप लोगों को ये सम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएं, मीन और एक्सट्रीम पोजीशंस की एनर्जीज को इक्वल रख के वहां से एम्पलीट्यूड निकाल लें। हुक्स लॉ में मेरे बेटे देखें, ये एफ इक्वल टू माइनस के एक्स, ये हमें पता है कि रिस्टोरिंग लॉ, जो हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स है, ये चीजों को करवा रही होती है एस एच एम, तो इसी के अकॉर्डिंग ये हमारे पास राइट रिलेशन बनेगा। आगे वो कहता है जी, इफ टी इज दी इज टू बी इंक्रीज 3 टाइम्स एंड लेंथ ऑफ अ पेंडुलम शुड बी, कितनी इंक्रीज होनी चाहिए? तो ये अब बेटा आप ये रिलेशन याद रख लो, 2 पाई अपॉन एल ओवर। ये अब आपको पता लग गया कि नस्ट में किस तरह से इसमें क्वेश्चंस आते हैं। तो यहां से अब आप देखो, टाइम पीरियड का लेंथ के साथ, रूट के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, और मैं देखता हूँ लेंथ का टाइम पीरियड के साथ क्या रिलेशन है? वो स्केयर के साथ, दोनों तरफ मैं जब स्केयर करूंगा। अब यहां से अगर मैं क्या काम करता हूं, उसने कहा था ना कि टाइम पीरियड 3 टाइम हो जाए, 3 का स्केयर करूंगा तो मेरे पास कितना हो जाएगी? लेंथ 9 टाइम्स। तो अल्फा मेरे पास राइट ऑप्शन है, लेंथ मेरे पास कितनी हो जाएगी? 9 टाइम्स। उसके बाद मेरा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं अब आपको मूव करवाता हूं। इसमें वो कह रहा है कि टाइम पीरियड का जो टाइम पीरियड है वो T/3 कर दिया जाए तो लेंथ कितनी हो जाएगी? अगेन देखें, लेंथ का भी मैंने बताया था, टाइम पीरियड पेंडुलम के साथ स्क्वायर के साथ है, तो 1/3, टाइम पीरियड 1/3 होगा तो लेंथ 1/9। ठीक है, तो यहां से आप देख सकते हैं ये L/9 हो जाएगा हमारे पास, अल्फा इसका राइट आंसर है। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब एसएचएम वाले चैप्टर में आपको नहीं प्रॉब्लम रहेगा, मैं इसी तरह इंशाल्लाह आप लोगों को कोशिश करूंगा सारे करवा दूंगा। सेकंड पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? मैंने आपको बताया था कि सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड 1 सेकंड होता है, सेकंड पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 सेकंड होता है, और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? 1/2, जो कि हमारे पास 0.5 हर्ट्स बनेगा, और ये हमारे पास अल्फा ऑप्शन में मौजूद है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में वो हमें कह रहा है, इफ लेंथ ऑफ अ पेंडुलम इज हाफ, तो पीरियड उसका कितना हो जाएगा? लेंथ हाफ, अभी आप खुद ही आप देख लो ना, ये रिलेशन है, लेंथ हाफ करोगे तो 1/2 अंडर रूट, आगे आपने देख लेना है। अच्छा, उसके बाद वो कहता है इफ लेंथ ऑफ अ पेंडुलम इज इंक्रीज बाय 4 टाइम देन न्यू टाइम पीरियड। अभी मैंने बताया था लेंथ का रूट के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, 4 टाइम करोगे तो टाइम पीरियड डबल हो जाएगा, 2t इसका आंसर है। तो ये मेरा बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो कहता है कि इफ अ होल इज डग टू द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड द बॉल इज ड्रॉप इन इट द बॉल विल, यानी हमारे पास ये अर्थ है ना, ये अर्थ, ठीक है, तो इसके सेंटर से इधर हमने एक होल बना दिया, इस तरह एक होल बना दिया, और इसके अंदर हमने इस तरह हमने एक होल बना दिया पूरी अर्थ में, ऐसे इमेजिन करें, और इधर हमने एक बॉल ड्रॉप कर दिया, तो बॉल कैसे मूव करेगा?
बेटा जो अर्थ की ग्रेविटी होती है ना, ये चीजों को अपने सेंटर की तरफ लेकर आती है। तो ये बॉल पहले अर्थ की ग्रेविटी की वजह से सेंटर पे जाएगा और अपने इनर्शिया की वजह से आगे मूव कर जाएगा। जब ये बॉल आगे मूव कर रहा होगा तो ग्रेविटी फिर हरकत में आएगी और उसको फिर सेंटर की तरफ लेकर आएगी। सेंटर पे पहुंच के बॉल अपने इनर्शिया की वजह से फिर आगे चला जाएगा, फिर इसको जो ग्रेविटी है वो सेंटर की तरफ लेकर आएगी। तो इस तरह ये ऑसिलेट करता रहेगा। जब भी आप अर्थ में मेरा बेटा इस तरह आप लोग एक होल डिग करेंगे और उसमें कोई बॉल ड्रॉप करते हैं तो वो ऑसिलेट करने लग जाएगी अनर्शिया और ग्रेविटी की वजह से। तो ये ऑसिलेट करेगा। तो ये मेरा बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर था सिंपल हार्मोनिक मोशन वाला, जिसके मैंने आप लोगों को मैक्सिमम एमसीक्यूज करवा दी। इसमें डे 1 के भी इंक्लूड हैं और आने वाले दिनों में भी जो होंगे वो इन्हीं में से रिपीट हो रहे होंगे। अब मैं आप लोगों को एक और इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो करवाता हूँ। अच्छा तो डियर स्टूडेंट्स, अब मैं नेक्स्ट आप लोगों को फिजिकल ऑप्टिक्स वाले चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करवाने लगा हूँ। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनमें से डे 1 में भी आए और कमिंग डेज के अंदर भी आपको नजर आएंगे। इसमें मेरे बेटा जो YDSE वाला एक्सपेरिमेंट है वो इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हमने एक 11 फिजिक्स की फुल बुक रिवीजन की एक वीडियो डाली है और एक 12 फिजिक्स की फुल बुक रिवीजन वाली, वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उन दोनों वीडियोज़ को आपने देख लेना है। और इसी तरह 11th मैथ के ऊपर भी हम फुल बुक रिवीजन का एक लेक्चर डाल चुके हैं, वो भी आप लोगों ने करना है। तो डियर स्टूडेंट्स एक चीज याद रखें, NET2 प्रिपरेशन के लिए हमारा न्यू बैच अभी कुछ दिन पहले स्टार्ट हुआ है। उसमें 28 नवंबर लास्ट डेट है अप्लाई करने की। तो आप अगर चाहते हैं कि NET2 की कंप्लीट अच्छे तरीके से तैयारी की जाए एक सीक्वेंस के साथ, तो हमारे इस न्यू बैच का लाजमी तौर पर हिस्सा बनिए, जिसमें मैं आपको पाकिस्तान की टॉप फैकल्टी पढ़ाएगी। आप लोगों को NET2 से पहले पहले सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा, जैसे कि आपको नस्ट NET1 से पहले सिलेबस भी कंप्लीट करवाया गया, रिवीजन भी हुई, साथ टेस्ट सेशन भी हुआ। सेम काम NET2 के साथ होगा। तो आप लोगों ने NET2 की अगर तैयारी करनी है या बाकी यूनिवर्सिटी जिस तरह UET का फर्स्ट एडमिशन टेस्ट आ रहा है, IBA का राउंड 1 आ रहा है, इसी तरह और भी ढेर सारी यूनिवर्सिटीज हैं, तो उन तमाम की प्रिपरेशन आपकी हमारे एक ही बैच में होगी। बैच में आप लोगों ने कैसे इन होना है, आप लोगों ने इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर 0304 06600 पे व्हाट्सएप करके आप हमारे बैच का हिस्सा बन सकते हैं। सारी डिटेल्स आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके ले सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को अब नेक्स्ट करवाता हूँ यंग्स डबल एक्सपेरिमेंट्स के अंदर वो सेंट्रल स्पॉट आपसे कहते हो। तो हमें पता है कि यंग्स एक्सपेरिमेंट के अंदर अगर आप देखें तो हमारे पास दो स्लिट्स होती हैं, ठीक है, और उन दो स्लिट्स के सामने एक स्क्रीन होती है और यहाँ पे हमारे पास सोर्स ऑफ लाइट होता है। तो यंग स्लिट्स के अंदर हमारे पास जब लाइट की रेज आती है तो इधर भी वो इक्वल पार्ट डिफरेंस कवर करती है, इधर से भी इक्वल पार्ट डिफरेंस कवर करती है। तो जब दो वेव्स के दरमियान पार्ट डिफरेंस जीरो होता है तो जब वो आपस में मिलती हैं तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनता है। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को जब हम स्क्रीन पे देखते हैं तो हमारे पास मैक्सिमा बनता है और मैक्सिमा को हम मेरा बेटा कहते हैं कि ये हमारे पास ब्राइट स्पॉट है। तो सेंटर के ऊपर हमेशा हमारे पास यंग एक्सपेरिमेंट के अंदर ऑलवेज ब्राइट स्पॉट होता है। उसके बाद मेरे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में वो हमसे पूछता है कि इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज प्लेन पोलराइज्ड, ठीक है, इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज प्लेन पोलराइज देन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो बेटा याद रखें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड हमेशा आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। मतलब ये कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इनकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। इसको भी आप लोगों ने नोट रखना है। उसके बाद इंटरफेरेंस को हम कैसे देखते हैं, परफेक्ट इंटरफेरेंस उसी वक्त देखी जा सकती है जब हमारे पास मोनोक्रोमेटिक लाइट होगी। डिटेक्टेबल ये तभी होती है जब हमारे पास मोनोक्रोमेटिक लाइट होती है। तो इंटरफेरेंस के लिए बेटा आप लोगों ने देखा था कि जो बीम होती है वो मोनोक्रोमेटिक होनी चाहिए। मोनोक्रोमेटिक का मतलब होता है कि उसका सिंगल वेव लेंथ होनी चाहिए, सेम कलर की होनी चाहिए, उसकी क्या होनी चाहिए, सिंगल वेव लेंथ होनी चाहिए। तब आप जो है वेव लेंथ को मैं लैम्डा से डिनोट कर देता हूँ, तब आप देख सकेंगे। और इंटरफेरेंस बीम जो होती है वो कोहेरेंट होनी चाहिए, उनके अंदर जो फेज डिफरेंस है वो या तो होनी नहीं चाहिए या कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। तो ये दो कंडीशंस होती हैं इंटरफेरेंस को इंसानी आंख से देखने के लिए कि मोनोक्रोमेटिक होनी चाहिए सिंगल वेवलेंथ की और कोहेरेंट होनी चाहिए दोनों बीम्स हमारे पास, ठीक है। इंटरफेरेंस क्या होता है, दो लाइट की रेज का आपस में मिलना। अच्छा बेटा ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो स्काई का ब्लू कलर हमें नजर आता है ना वो लाइट की स्कैटरिंग की वजह से आता है। अब बेसिकली आपको पता है कि जो सूर्य से लाइट आ रही होती है उसमें 7 कलर होते हैं। आप ये लफ्ज याद कर लें, विब गेयर, ठीक है। इधर को जाते हुए हमारे पास जो वेव लेंथ है वो इंक्रीज होती है। आर से मुराद है रेड, वी से मुराद है वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है। तो ये 7 कलर में से सबसे ज्यादा अब जिसकी स्कैटरिंग का वेवलेंथ की जो स्कैटरिंग होती है ना मेरा बेटा, स्कैटरिंग, इसका वेवलेंथ की पावर 4 के साथ इनवर्स रिलेशन है।
अब जितनी किसी चीज की वेवलेंथ कम होगी उतनी उसकी स्कैटरिंग ज्यादा होगी। तो अब जो सूरज, वैसे तो अब वायलेट की वेवलेंथ सबसे कम है, मगर इसकी सूरज की रोशनी में इसकी क्वांटिटी कम है, तो सबसे ज्यादा क्वांटिटी हमारे पास ब्लू कलर की या सूरज की रोशनी में। अब ये ब्लू कलर की क्वांटिटी ज्यादा है, वेवलेंथ कम है, तो इसकी स्कैटरिंग ज्यादा होती है। ये जो जब सूरज से रोशनी आ रही होती है ना जमीन पे, तो अंदर वाटर वेपर्स, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, तो उनसे ब्लू कलर की बहुत ज्यादा स्कैटरिंग होती है, तो इसलिए हमारे इर्द गिर्द नीला कलर फैल जाता है। तो वो नीला कलर हम देख रहे होते हैं और हम कह रहे होते हैं जी जी आसमान का कलर नीला नजर आ रहा है, तो बेसिकली वो हमारे पास स्कैटरिंग हो रही होती है लाइट की। ठीक हो गया। उसके बाद वो जी कहता है इंटरफेरेंस के अंदर एनर्जी को क्या हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ये तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अगेंस्ट है। याद रखें, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका राइट ऑप्शन बनेगा। ये बड़े इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के मैं आपको करवा रहा हूँ, इसमें डे 1 के भी सारे कवर हो रहे हैं, और कमिंग डेज में से भी आप इनको, इनमें से आपको बड़े एमसीक्यूज रिपीट होते नजर आएंगे। उसके बाद वो कहता है वेव फ्रंट कमिंग फ्रॉम स्मॉल लाइट बल्ब। तो मेरा बेटा स्मॉल लाइट बल्ब से अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास वेव फ्रंट, ये सारी आप लोगों की साइडेड इंफॉर्मेशन है, तो आप लोगों ने इसको लाजमी अच्छे तरीके से देख लेना है। जितनी भी आप लोगों की साइडेड इंफॉर्मेशन है मेरा बेटा, वो जरूर आप देखें। ठीक है, तो ये वेव फ्रंट्स होते हैं, ये स्फीरिकल शेप के होते हैं बेसिकली। इसी तरह अब ये भी आप लोगों की साइडेड इंफॉर्मेशन है, इसको भी आप लोगों ने चेक कर लेना है चैप्टर के। ये जो आप कन्फाइन करते हैं हम वेव्स को एक ही प्लेन के अंदर, इसको हम मेरा बेटा पोलराइजेशन कहते हैं। ये पोलराइजेशन की डेफिनेशन है। उसके बाद अब नेक्स्ट अगर हम मूव करते हैं तो द डिस्टेंस बिटवीन टू फ्रिंजेस इन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो आपको पता ना था कि वो जो हमारे पास स्क्रीन बनती थी उसके ऊपर ब्राइट स्पॉट बनते थे, ब्राइट डार्क ये वाले बनते, तो दो ब्राइट के दरमियान का डिस्टेंस या दो डार्क के दरमियान का डिस्टेंस, उसको हम फ्रिंज स्पेसिंग कहते थे, एफ एस, उसको डेल्टा वाई से डिनोट करते थे, और ये इक्वल थी लैम्डा एल ओवर डी के। मतलब फ्रिंज स्पेसिंग को वेवलेंथ के साथ इसका डायरेक्ट रिलेशन है। यहाँ पे वो फ्रिंज स्पेसिंग की जगह पे वर्ड यूज कर रहा है डिस्टेंस बिटवीन टू फ्रिंजेस, तो दो फ्रिंजेस के दरमियान का डिस्टेंस बेसिकली फ्रिंज स्पेसिंग ही है, और ये वेवलेंथ ऑफ लाइट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वेवलेंथ ऑफ लाइट के। तो यहाँ से अब आप देख सकते हैं, मैंने इसका फार्मूला भी आपको बता दिया, वेवलेंथ ऑफ लाइट। ठीक है, और जो स्क्रीन का डिस्टेंस होता था वो कैपिटल एल होता था, और स्लिट्स के दरमियान का डिस्टेंस डी होता है। अच्छा जी। उसके बाद मेरे बेटा आगे वो कहता है हमारे पास कि जब लाइट हमारे पास आगे वो कहता है कि वेन लाइट एंटर फ्रॉम एयर टू ग्लास, तो जब मीडियम लाइट चेंज करते हैं ना, वैसे अब लाइट के बारे में याद रखें, इसकी स्पीड एयर के अंदर होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, और लाइट की स्पीड ग्लास के अंदर होती है 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है, तो जब लाइट अपना मीडियम चेंज करती है तो इसकी जो स्पीड है वो चेंज हो जाती है। फ्रीक्वेंसी बेटा सोर्स पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। तो याद रखें, जब स्पीड लाइट की चेंज होती है तो वेवलेंथ भी चेंज हो जाती है, फ्रीक्वेंसी ने चेंज नहीं होना, फ्रीक्वेंसी सोर्स पे डिपेंड करती है। तो जब भी लाइट एंटर होती है एयर टू ग्लास ये इस तरह, तो इसका हमारे पास क्या हो जाती है, इसकी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है, मगर इसकी जो व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास रिमेन्स कांस्टेंट, तो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है। ठीक है, हो गया क्लियर ये। अच्छा जी, उसके बाद अब आगे हम मूव करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ऑब्जेक्टिव ऑफ पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन के अंदर बेसिकली मेरा बेटा हम क्या काम करते हैं, पोलराइजेशन के अंदर हम प्लेन जो होती है ना उसके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड को तो प्रोपागेट कर जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम उसमें ब्लॉक करते हैं, मगर मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो मूव करवा देते हैं। बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की ऑसिलेशन हो रही होती है ना, तो पोलराइजेशन में याद रखें इलेक्ट्रिक फील्ड को ब्लॉक किया जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ब्लॉक हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड पास कर जाता है, तो वो जो आपकी लाइट होती है वो एक ही प्लेन में हो जाती है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली हम क्या काम कर रहे होते हैं, डिक्रीजिंग ई को हम डिक्रीज कर रहे होते हैं, या उसको हम ब्लॉक कर रहे होते हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा, उसके बाद वो कहता है द सेंट्रल फ्रिंज इन अ डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्टेन बाय यूजिंग अ सिंगल स्लिट। तो सिंगल स्लिट से भी अगर आप गिनेंगे तो सेंट्रल जो है वो हमारे पास ब्राइट ही आएगी। द मिक्सचर ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इज, तो मिक्सचर ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का मेरे बेटा अनपोलराइज लाइट होता है, और अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को अंदर से ब्लॉक कर लेंगे तो वो फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर मेरा बेटा आप ब्लॉक कर लेंगे तो वो फिर हमारे पास क्या हो जाएगी, प्लेन पोलराइज। ठीक हो गया, पोलराइज्ड हो जाएगी। अब मेरा बेटा मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर पे लेकर चलता हूँ। अच्छा, तो मेरा बेटा अब आप लोगों को मैं हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स वाले चैप्टर्स के एमसीक्यूज करवाने लगा हूँ। इसमें आज डे 1 वाले भी सारे इंक्लूडेड होंगे, और कमिंग डेज के अंदर जो आपके आ सकते हैं वो भी इंक्लूडेड होंगे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से काफ़ी एमसीक्यूज डियर स्टूडेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। अब इसमें वो कहता है कि टेम्परेचर हमारे पास कोल्ड रिजर्वायर का 12 डिग्री सेंटीग्रेड है और हॉट रिजर्वायर का 27 डिग्री सेंटीग्रेड है। कार्नो इंजन की हमने एफिशिएंसी निकालनी है। तो मेरे बेटा कार्नो इंजन की एफिशिएंसी का फार्मूला होता है 1 - T2/T1 × 100, ये फार्मूला
फार्मूला होता है, ठीक है। अब इसमें जो बेटा हमारे पास लो टेम्परेचर होता है ना, उसको हम कहते हैं कूल रिजर्वायर, वो T2 होता है, और हाई टेम्परेचर T1 होता है। यहाँ से अब आप देखें मेरा बेटा, आपको 12 डिग्री सेंटीग्रेड गिवन है, कैपिटल टी है, तो आप लोगों ने सबसे पहले 12 डिग्री सेंटीग्रेड में 273 ऐड कर लेना है, तो ये आपके पास बन जाएगा 285 केल्विन। इसी तरह जो दूसरा टेम्परेचर है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, उसमें भी आप 273 ऐड करेंगे, तो ये आपके पास बन जाएगा 300 केल्विन। तो अब आप लोगों ने इसमें वैल्यूज प्लग इन करनी है एफिशिएंसी वाले फार्मूला में। तो ये हमारे पास मेरा बेटा आ जाएगा 1 माइनस T2 हमारे पास कितना था, अगर आप देखेंगे तो लो टेम्परेचर को T2 कहते हैं, वो 285 है, और हाई टेम्परेचर हमारे पास कितना है 300, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 से। तो यहाँ से मेरा बेटा आप लोगों ने इसकी कटिंग कर लेनी है। अगर आप इसको 5 के 285 और 300 को 5 के ऊपर आप करेंगे तो ये तकरीबन आपको सिंप्लीफिकेशन करने के बाद 19/20 मिलेगा, मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। यहाँ से अब आप लोगों ने इसका एलसीएम ले लेना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 20, एलसीएम आ जाएगा 20 माइनस 19, और इसको मल्टीप्लाई कर दें आप 100 से, तो ये बन जाएगा 1/20 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये 20 100 से कट के मेरा बेटा 5 आएगा, तो 5% इज द एफिशिएंसी ऑफ दिस कार्नो इंजन। उसके बाद मेरा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मैं मूव करता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें NET 1 डे 1 में भी आए और कमिंग डेज में भी आपको नजर आएंगे। स्पीड अगर हम फैन की रूम के अंदर इंक्रीज करते हैं तो टेम्परेचर एयर का क्या हो जाएगा। तो मेरा बेटा आप लोगों ने याद रखना है कि जो मोटर होती है फैन के अंदर वो प्रोड्यूस करती है हीट को। जब आप स्पीड को इंक्रीज करेंगे तो मोर हीट जो है वो प्रोड्यूस होगी मोटर से, और जब फैन जो होता है उसको अगर हम हीट उसकी रिमूव नहीं करते तो वो सिर्फ ओनली हीट जो है वो एयर के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो रही होगी। अगर तो कोई परफेक्ट आइसोलेटेड रूम है आपके पास जिसमें ना तो हीट एंटर हो रही है ना लीव हो रही है, तो फिर आप टेम्परेचर जो एयर का होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि कॉन्टिन्यूसली हीट जो है वो फैन की मोटर की वजह से जो जनरेट हो रही है वो उसी रूम में आ रही होगी। तो इसलिए हमारे पास इसमें जो हीट है उसका इंक्रीज का ज्यादा बेस्ट ऑप्शन निकलेगा, ठीक है। अच्छा, अर्थक्वेक जब हमारे पास होता है तो क्या होता है एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम को। तो मेरा बेटा इसमें आप लोगों ने याद रखना है कि जितने भी नेचुरल प्रोसेस है ना उनमें एंट्रोपी अर्थ की बढ़ती है, एंट्रोपी होती है डिसऑर्डर, तो अर्थक्वेक भी नेचुरल प्रोसेस है तो इसमें एंट्रोपी बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स कांस्टेंट। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर जो है हमारे पास वो कांस्टेंट रहता है। एफिशिएंसी ऑफ अ कार्नोट साइकिल विल बी 100% इफ द टेम्परेचर। अब एफिशिएंसी का फार्मूला अभी मैंने आपको बताया था 1 माइनस T2/T1 मल्टीप्लाई बाय 100 होता है। मेरे बेटा आपके पास एफिशिएंसी कब 100% होगी, जब T2 0 हो, यानी कूल रिजर्वायर 0 केल्विन पे, ये 0 केल्विन है। तो वहां पे अगर आप देखेंगे ना तो हमारे पास क्या बन जाएगा, आप फार्मूला में देखेंगे 1 माइनस 0/T1 मल्टीप्लाई बाय 100। तो अब ये हमारे पास 1/100 एफिशिएंसी उसी वक्त मैक्सिमम होगी जब हमारे पास जो T2 है वो 0 केल्विन होगा, और T2 0 पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि वहां पे हमारी जो आइडियल गैस है वो गैस ही नहीं रहेगी, वो लिक्विड बन जाएगी। तो बहरहाल एक आइडियल कंडीशन में 100% कब होगी एफिशिएंसी, जब हमारे पास 0 केल्विन होगा T2। उसके बाद मेरा बेटा आगे वो कहता है एंट्रोपी इज द मेजर ऑफ। एंट्रोपी किसका मेजर है, तो एंट्रोपी बेसिकली डिसऑर्डर की मेजरमेंट होती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये एक रिलेशन है, सीपी भी गिवन है, सीवी भी गिवन है, आर निकालना है। तो सीपी माइनस सीवी हमें पता है आर के इक्वल होता है। सीपी कितना है 10, सीवी कितना है 7, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट आंसर है वो 3 है। इसी तरह मेरे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन भी अभी हम करते हैं, थोड़ा सा मजान ब्रेक ले लें उसके बाद स्टार्ट करते हैं। अच्छा मेरे बेटा अब ना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ नेचुरल प्रोसेस, तो मैंने आपको बताया था कि एंट्रोपी इंक्रीज होती है जितने भी नेचुरल प्रोसेस है। अब जैसे ये एंट्रोपी ऑन मेल्टिंग ऑफ आइस नेचुरल प्रोसेस है, एंट्रोपी इंक्रीज करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहा है कंप्रेशन ऑफ गैस अंडर कांस्टेंट टेम्परेचर। तो कांस्टेंट टेम्परेचर की जो हमारे पास है वो आइसोथर्मल प्रोसेस होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज अ हीट पंप। तो बेटा ये रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, डीप फ्रीजर, इन सब का काम होता है, ये हीट पंप करते हैं सोर्स से। जितने भी हैं ये सारे के सारे हीट पंप कर रहे होते हैं, इनका काम होता है हीट को ट्रांसफर करना सोर्स से सिंक की तरफ। सोर्स होता है हाई टेम्परेचर बॉडी और सिंक होती है लो टेम्परेचर बॉडी। तो हीट हमेशा आपकी ट्रैवल करती है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ। अच्छा मेरे बेटा आज अब यहाँ पे मैंने कंक्लूड किया, मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के आप लोगों को मैक्सिमम एमसीक्यूज करवाए हैं। जिन बच्चों के भी कमिंग डेज में एनईटीज हैं उनके लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप लोगों ने लाजमी इसको एंड तक देखना है, दोस्तों के साथ भी शेयर करना है, और अभी आने वाले दिनों में मैं आप लोगों से और भी शेयर करूंगा। अब यहाँ पे एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है डियर स्टूडेंट, नस्ट NET 2 प्रिपरेशन के लिए हमारा बड़ा सुपर स्पेशल बैच अभी चंद दिन पहले स्टार्ट हुआ है, बिल्कुल अभी अभी स्टार्ट हुआ है। इसके अंदर इनरोलमेंट की डेडलाइन है 28 नवंबर। तो इससे पहले पहले आप इसमें इन हो सकते हैं। इसमें अब होगा क्या, इस बैच के अंदर आपको ना सिर्फ NET 2 की तैयारी मिलेगी बल्कि इसके अंदर आप लोगों का यूईटी का जो फर्स्ट एडमिशन टेस्ट आएगा वो भी इंक्लूड होगा, आप लोगों का जो NED यूनिवर्सिटी का राउंड 1 आएगा वो भी इंक्लूडेड होगा, IBA का राउंड 1 भी इंक्लूडेड होगा। इसके अलावा इसमें पंजाब यूनिवर्सिटी के टेस्ट की भी तैयारी इंक्लूडेड होगी। इसके अलावा इसमें
में प्यास यूनिवर्सिटी का जो राउंड 1 होगा उसके लिए भी आपको प्रिपेयर किया जाएगा, जीके की टॉप 20 मेरिट पोजीशंस के लिए आपको प्रिपेयर किया जाएगा, कॉम सेट्स के जो टेस्ट हो रहे हैं उनके लिए आपको प्रिपेयर किया जाएगा, चाहे आप लोगों ने स्प्रिंग एडमिशन देना है, यूईटी, कॉम सेट, बैरियर यूनिवर्सिटी, एयर या नमल का, या आप लोगों ने फॉल एडमिशन। अच्छा बेटा, स्प्रिंग एडमिशन उनके लिए होता है जो बच्चों का इंटर कंप्लीट हो चुका है, और फॉल एडमिशन उनके लिए होता है जो अभी सेकंड ईयर में। तो इन तमाम यूनिवर्सिटीज की तैयारी आपको हमारे एक ही बैच के अंदर मिलेगी, और इस बैच का नेम है बैच 2.0। मेरे बेटा, हमारे साथ वन टाइम इनरोलमेंट होती है, 7,000 हमारी फीस होती है, और इसमें सिर्फ एक दफा आपने वन टाइम इन होना है। आगे हमारे जितने भी बैचेज आएंगे, लाइक के बैच 3.0 आएगा, बैच 4.0 आएगा, उन तमाम की एक्सेस आप लोगों को इसी फीस के अंदर मिलेगी। अल्हम्दुलिल्लाह डियर स्टूडेंट्स, हमारा वाहिद इंस्टीट्यूट है जो आपको इतनी कम फीस में, सबसे कम हमारी फीस है पूरे पाकिस्तान में, और सबसे ज़्यादा हाई क्वालिटी हम प्रोवाइड करते हैं। टॉप 3 हमारी फैकल्टी है, डेली बेसिस पे हमारी रात को क्लासेस होती हैं 7 PM से 11 PM। अब हमारे ये एक्सपर्ट टीचर हैं, जैसे इंग्लिश है वो हमारी मैडम बुशरा पढ़ा रही होती है, वो बहुत बड़े इंस्टीट्यूट में प्रिंसिपल हैं। फिजिक्स सर हमाद पढ़ा रहे होते हैं, वो आप लोगों के बहुत बड़े इंस्टीट्यूट में टीचर्स को ट्रेनिंग देते हैं। ऐसे ऐसे टीचर्स हम आप लोगों के साथ लेकर आए हैं। तो ये टॉप फैकल्टी आपको डेली बेसिस पे पढ़ाती है, मतलब ये कि हमारी लाइव क्लासेस डेली होंगी। आप लोग ऐसे देखिए कि मंडे से लेके संडे तक डेली बेसिस पे आपकी क्लासेस हो रही होंगी, और ये तमाम आप लोगों के इस रूटीन में लेक्चर्स होंगे। फिर अगर आप लाइव क्लास नहीं भी ले सकते तो कोई मसला नहीं, डेली की लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग आपको उसी वक्त मिल जाएगी। डेली की लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग भी आपको साथ ही अवेलेबल होगी। अब कोई बच्चा लाइव क्लास नहीं भी ले रहा, कोई बात नहीं, वो एंड पे रिकॉर्डिंग से देख ले। इसमें आप पहले हम एक चैप्टर समझाते हैं तमाम सब्जेक्ट्स का, चैप्टर कंप्लीट होने के बाद उसका टेस्ट मिलता है, फिर साथ ही उसकी एक वर्कशीट मिलती है। सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह पास एजुकेशन सिस्टम टॉपिक वाइज पास पेपर का कॉन्सेप्ट लेकर आया है। तो आप लोगों को एक चैप्टर कंप्लीट होने के बाद उसका टेस्ट भी मिलता है, वर्कशीट भी मिलती है, और साथ उनके आपको सॉल्यूशन मिलेंगे। इसी तरह आपका सिलेबस चलेगा। जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा फिर हमारा प्रॉपर टेस्ट सेशन होता है। ये नहीं होगा कि आपको एक एफएलपी 2 एफएलपी पर करा दिए, प्रॉपर टेस्ट सेशन होगा जिसमें आप लोगों के चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे, क्वार्टर बुक, हाफ बुक, फुल बुक के टेस्ट होंगे, एंड पे मॉक टेस्ट होंगे। इसके साथ डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को डाउट्स ग्रुप्स के अलग से हमारे फीचर्स मिलेंगे, जिसमें आपकी कोई भी क्वेरी आप पूछ सकते हैं। टीचर सपोर्ट्स होती है, कैरियर काउंसलिंग आपको अलग से मिल रही होती है। तो मेरा बेटा, इतने ज़्यादा फीचर्स इतनी कम फीस में आपको पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं मिलेंगे। यही वजह है कि हर यूनिवर्सिटी में फिर हमारी टॉप पोजीशंस आ रही होती हैं। इस दफ़ा यूईटी में हमारे बच्चे ने टॉप किया, नस्ट में हमारे बच्चे ने टॉप किया, और इन सब के हमारे जो रिव्यूज़ हैं वो भी पड़े। हमने क्यों डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस दी हुई, हम चाहें तो हम अंदर से भी आप लोगों की एक एक दो दो तीन क्लासेस रख सकते हैं। इसमें यह होता है कि सीक्वेंस से हमारी कोशिश है कि आपकी तैयारी हो जाए 2 से 3 मंथ के अंदर। उसकी रीज़न ये है कि मेरा बेटा मार्च से पहले 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 राउंड क्लियर कर रहे हैं यूनिवर्सिटी टेस्टों के। सेकंड राउंड एक तो बोर्ड एग्जाम के फौरन बाद हो जाने, आपको टाइम ही नहीं मिलना तैयारी के लिए, और वो मुश्किल भी होते हैं। तो हमारी कोशिश यही है कि फरवरी तक हम बच्चों को फुल क्लियर करें। नस्ट एनईटी 2 देना है, या यूटी का फर्स्ट एडमिशन टेस्ट देना है, या आप लोगों ने आईबीए का देना है, प्यास का राउंड 1 देना है। तो इन तमाम की तैयारी आप लोगों को इंशाल्लाह हम फरवरी के से पहले पहले करवा देंगे। पूरा कोर्स आपको एडवांस में भी दे दिया जाएगा। तो उसके बाद बेशक आप अपने बोर्ड की तैयारी करें। याद रखें, सेकंड ईयर आपकी किसी भी यूनिवर्सिटी के मेरिट फार्मूले में काउंट नहीं होती। सारे के सारा एडमिशन आपको फर्स्ट ईयर के मार्क्स की बेस पे और एंट्री टेस्ट के मार्क्स की बेस पे मिलेगा। और मेन इंपॉर्टेंट, आपको 2-2.5 मंथ में रेलेवेंट तैयारी करवाई जाएगी। कोई भी इररेलेवेंट चीजें इधर उधर से आपको नहीं दी जाएंगी। जो टू द पॉइंट यूनिवर्सिटीज के अकॉर्डिंग मटीरियल है वो आपको मिलेगा। यही हमारी ब्यूटी है कि हम आपको रेलेवेंट चीजें प्रोवाइड कर रहे होते हैं। फिर एक ही टीचर से जब आप सीक्वेंस के साथ कर रहे होंगे तो बच्चों की उस टीचर से फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है, तो ईजिली बच्चा चीजें पिक कर लेता है। अब हम ऐसे हो कि फर्स्ट ईयर किसी को लगा दे, सेकंड ईयर किसी को, वो बच्चा खुद भी कंफ्यूज रहता है कि मैं कौन सी क्लास लूं, कौन सी छोड़ूं। सिलेबस भी फिर टाइमली नहीं कंप्लीट होता। अभी अब एनईटी 1 में देखे, वाहिद हमारा इंस्टीट्यूट है जिन्होंने एनईटी 1 से पहले सिलेबस कंप्लीट करवा के रिवीजन क्लासेस रख के 7 टेस्ट सेशन मुकम्मल किया। और टेस्ट सेशन में भी सिर्फ एक आधा एफएलपीज नहीं दिया गया, प्रॉपर टेस्ट सेशन। हमारी ड्राइव हमारे पोर्टल के अंदर बच्चों को अवेलेबल है। तो डियर सर, इतने ज्यादा यूनिक फीचर सिर्फ और सिर्फ आपको पास एजुकेशन सिस्टम के इंस्टीट्यूट से मिलेंगे। आप आज ही हमारे बैच का हिस्सा बने। आपके फ्यूचर का सवाल होता है, बड़ा सोच समझ के आप लोगों ने डिसीजन लेना होता है। तो आज ही हमारे बैच का हिस्सा बने। कोई ज़रूरत नहीं आपको 9-10 हज़ार 15-20 हज़ार पे करने की। सिर्फ और सिर्फ 7,000 में इंशाल्लाह आप लोगों को तमाम चीज़ें करवाई जाएंगी। और इसमें भी हम बच्चों को बहुत ज़्यादा रिलैक्स कर रहे होते हैं। कोई आप पे बर्डन नहीं चीज़ों का डाल रहे होते हैं, रेलेवेंट चीज़ें आपको दे रहे होते हैं। यही वजह होती है, हमारी कोशिश होती है कि एक तो हमारा बच्चा अच्छी यूनिवर्सिटी में जाए, दूसरा स्कॉलरशिप के साथ जाए।
अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़ा प्राउडली ये कहते हैं कि 90% बच्चे हर साल हमारे स्कॉलरशिप पे पढ़ते हैं, चाहे होनहार स्कॉलरशिप हो चाहे मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप हो। क्यों? क्योंकि आपको गाइड किया जाता है, आपको सारा साथ बताया जाता है, कोई दिखावा नहीं आपके सामने किया जाता, आपको डायरेक्ट पते की चीज़ें जिनमें बच्चों का फायदा हो रहा होता है। तो आपने कभी भी किसी दिखावे वाली चीज़ में नहीं आना, आपने हमेशा उन चीज़ों को प्रेफर करना है जिनसे आपको फायदा हो, टू द पॉइंट आपको चीज़ें करवाई जाती हैं और रेलेवेंट। कोई क्वेश्चंस आपको लॉन्ग लॉन्ग मेथड से नहीं करवाए जाते, शॉर्ट टेक्निक सिखाई जाती हैं। क्योंकि याद रखें एंट्री टेस्ट सिर्फ प्रिपरेशन की नहीं होती, एंट्री टेस्ट आप लोगों का प्रिपरेशन पहले नंबर पे है। ये अगर आपको कहा जा रहा है ना कि एंट्री टेस्ट इज नॉट ऑल अबाउट प्रिपरेशन, इट्स अबाउट टाइम मैनेजमेंट, ये टोटली गलत है। आप लोगों की अगर प्रिपरेशन होगी तो ऑटोमेटिकली टाइम भी आपसे मैनेज होगा, सारा कुछ होगा। पहले नंबर पे आपको तैयारी करनी पड़ेगी। अब वो जो तैयारी है वो रेलेवेंट होनी चाहिए, वो जो तैयारी है वो शॉर्ट टेक्निक्स आपको पता होनी चाहिए। तो अगर तो अच्छे से तैयारी की होगी तो पहला पहला टेस्ट ही मेरा बेटा क्लियर हो जाएगा। तो पहले पहला टेस्ट अगर क्लियर करना है तो आज ही हमारे बैच के अंदर है, इंशाल्लाह हम आपको आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी में डिजायर फील्ड में पहुंचाएंगे। हमारे बैच में कैसे हिस्सा बनना है, इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर 0304 0666000 पे व्हाट्सएप करके आप हमारे बैच का हिस्सा बन सकते हैं। इसमें डियर स्टूडेंट्स आपको रेलेवेंट प्रिपरेशन मिलेगी, आपको टाइम टेक्निक्स ये वो टाइम मैनेजमेंट सब कुछ सिखाया जाएगा। टाइम मैनेजमेंट कब आएगी? जब आपने पढ़ा अच्छे से होगा और आपको शॉर्ट टेक्निक्स पता होगी। प्रिपरेशन पहले नंबर पे होती है, उसके बाद फिर टाइम ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाता है। तैयारी होगी तो स्ट्रेस भी मैनेज हो जाएगा। तो ये बेटा सारी टेक्निक सारी गाइडलाइन आप लोगों को हमारे बैचेस के अंदर मिलेंगी। अल्हम्दुलिल्लाह पास एजुकेशन सिस्टम ने ऑनलाइन आके बहुत ज़्यादा बच्चों के लिए हमने फैसिलिटीज़ कर दी हैं। यही वो चीज़ें होती थी जो बच्चों को इतनी मुश्किल लगती थी, हमने यूट्यूब के ऊपर इतनी फ्री चीज़ें डाली हैं कि उधर से देख के लोगों ने बड़ा कुछ सीखा है। और हमें इस चीज़ से खुशी होती है कि अगर कोई हमारी चीज़ों से सीख के वो बेहतरी कर रहा है तो ये बड़ी अच्छी चीज़ होती है। अल्हम्दुलिल्लाह पास एजुकेशन सिस्टम ने ऑनलाइन आके जो चीज़ें बच्चों को 70-70 50-50 हज़ार में मिलती थी हमने वो 7000 में कर दी। और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इससे भी कम प्राइस पे ये चीज़ें अवेलेबल करेंगे। अभी हम इसके ऊपर भी थोड़ी वर्किंग करेंगे, मेरी अपनी काफ़ी ज़्यादा बिजी रूटीन होती है, मगर उसके बावजूद आप लोगों को मेरी कोशिश होती है कि हमारे इंस्टीट्यूट्स में आपको हर बंदा प्रोफेशनल मिलेगा। अब हर बंदा प्रोफेशनल, आप जैसे जो इंग्लिश की मैडम है हमारी, वो प्रिंसिपल है बहुत बड़े इंस्टीट्यूट में, मैं नाम नहीं लेना चाहता सर, हम आज जो हमारे हैं वो एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूट में टीचर्स को ट्रेनिंग देते हैं, उधर वो पढ़ाते भी नहीं, उधर टीचर्स को ट्रेनिंग देते हैं, इतना उनका एक्सपीरियंस है। सर तैमूर आपको केमिस्ट्री पढ़ा रहे होते हैं, सर काशिफ खलील आप लोगों को बेसिक मैथ पढ़ा रहे होते हैं, वो बहुत बड़ा कॉमर्स कॉलेज है इधर, वहाँ पे एचओडी है। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स हर फैकल्टी हमारी बड़ी एक्सपर्ट है और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में और ज़्यादा हम आप लोगों के लिए चीज़ें लेकर आएंगे। आप देखेंगे कि पास एजुकेशन सिस्टम आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा कर देगा। यही हमारा एम है, यही हमारा मोटिव है कि हमारे जो बच्चे हैं वो कम से कम प्राइस के ऊपर अच्छी यूनिवर्सिटी में जाएं और वहाँ पे उनको स्कॉलरशिप मिले। यही आप लोगों को मोटिव देखते हुए हमने ये चीज़ें आप लोगों के लिए की और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हमारे इंस्टीट्यूट से आप लोगों के लिए और आसानियाँ होंगी। कोई हमारी प्राइसेस वगैरह नहीं बढ़ेंगी, कोई कुछ नहीं होगा, बल्कि हमारी कोशिश होगी कि हम इनको और नीचे लेकर आएंगे और हमारी जैसी क्वालिटी डियर स्टूडेंट्स आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, इतनी रेलेवेंसी आप लोगों को किसी जगह नहीं मिलेगी। अपना ख्याल रखिएगा डियर स्टूडेंट और इस बैच को बिल्कुल भी मिस ना करें। ये वाला जो हमारा बैच है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अगर आपने मिस कर दिया अगले बैच बोर्ड एग्जाम के साथ आ जाने उनमें आपको बड़ी मुश्किल होनी है। तो इंशाल्लाह इस बैच में आपसे वादा है कि आपको फरवरी के एंड से पहले पहले प्रिपेयर कर दिया और बड़े सीक्वेंस से, कोई मुश्किल हमारा टाइम टेबल नहीं, बड़ा सीधा सा है, बस रात को आपने बैठना है 7 से लेकर 10:30 तक, आपकी सारी क्लासेस हो जाएंगी। वो भी अगर आप नहीं लेना चाहते रात को तो आप बाद में रिकॉर्डिंग ले लें, डे टाइम बेशक आप हमने कॉलेज का काम करें ये वो, मगर बेटा एक चीज़ याद रखें, अब बोर्ड जो सेकंड ईयर आपकी काउंट ही नहीं होती यूनिवर्सिटी टेस्टों में, उसके लिए आप कॉलेज भी जा रहे हैं, उसी के लिए बोर्ड की तैयारी के लिए आप सेकंड टाइम अकेडमी भी जा रहे हैं, ये फिर आप अपने साथ ज्यादती कर रहे हैं। अब आप देखें ना, नस्ट यूनिवर्सिटी है वो अपने टेस्ट का 75% काउंट करता है, जीकी यूनिवर्सिटी जो है वो अपने टेस्ट का 85% काउंट करता है, प्यास जो है वो अपने एंट्री टेस्ट का 60% काउंट करता है। तो ये सारा अब आप देखिए एंट्री टेस्ट के वेटेज ज़्यादा हैं, एंट्री टेस्ट के वेटेज ज़्यादा हैं, आप लोगों का सेकंड ईयर काउंट ही नहीं होता, तो इसलिए सिर्फ कॉलेज का काम कॉलेज में करें, बाकी सेकंड टाइम जब आप एंट्री टेस्ट की तैयारी करेंगे ना, हमारी क्लासेस लेंगे, आप ऑटोमेटिकली बोर्ड के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे। तो आज ही इस बैच का हिस्सा बने, इसको बिल्कुल आपने मिस नहीं होने देना। 28 नवंबर डेडलाइन है। आप इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर 0304 0666000 पे व्हाट्सएप करके हमारे बैच का हिस्सा बन सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।